गोकुल धाम की पुरुष मंडली की सांसें उनके सीने में हथौड़े की तरह बज रही थीं। ए भाई, ए सोढ़ी, यहाँ राइट में बहुत अंधेरा है। हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट चलते हैं। पोपटलाल की आवाज ऐसे कांप रही थी जैसे बिना स्वेटर पहने वो कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड में नंगा खड़ा हो। जेठालाल के माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं। उसके हाथ में मौजूद मोबाइल की टिमटिमाती टॉर्च से वो इस खौफनाक और अनजान रास्ते का सीना चीरने की नाकाम कोशिश कर रहा था। और इन सब के आगे मौत का दूसरा नाम बनकर चल रहा था, रोशन सिंह सोढ़ी। सोढ़ी की आंखों में ऐसा खौलता हुआ खून उतरा हुआ था कि अगर आज बिरजू उसके हाथ लग गया तो उसका इंजन पिंजर ही नहीं बल्कि पूरा वजूद ही इस दुनिया से मिट जाएगा। क्या इस अनजान और खौफनाक भूत की चाल में बिरजू ने गोकुलधाम वालों के लिए कोई रोंगटे खड़े कर देने वाला खतरनाक जाल बिछा रखा है? एक छोटी सी गलती, एक गलत कदम, और आज रात गोकुलधाम के इन सीधे साधे लोगों के साथ कोई बहुत बड़ा कांड होना तय था। नमस्कार दोस्तों, आप भी अपने नाखून चबाते हुए यही सोच रहे होंगे कि आखिर गोकुलधाम के ये इज्जतदार और डरपोक किस्म के लोग आधी रात को इस खौफनाक बस्ती में अपनी जान हथेली पर रखकर क्या कर रहे हैं। ये महाकलेश शुरू हुआ था सुबह की उस खामोशी से जो किसी भयंकर तूफान के आने से ठीक पहले छा जाती है। गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में सुबह सुबह एक अलग ही लेवल की अफरा तफरी मची हुई थी। अंजलि भाभी, भिड़े, जेठालाल और अब्दुल, सबके चेहरे ऐसे उड़े हुए थे मानो किसी ने उनकी लॉटरी की करोड़ों की टिकट चुरा ली हो। सबसे बड़ा सवाल था, सोढ़ी कहाँ गायब है। सोसाइटी में सोढ़ी का कहीं अता पता नहीं था। अंजलि ने घबराकर अब्दुल से पूछा कि क्या उसने सोढ़ी को कहीं बाहर जाते हुए देखा है। अब्दुल ने अपना सिर ना में हिला दिया। टेंशन का मीटर बढ़ता जा रहा था। जेठालाल की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी थी। तभी अचानक आसमान से, मेरा मतलब है गोकुलधाम की छत से, एक भारी भरकम और गूंजती हुई आवाज आई, मैं यहां हूं। सबकी नजरें एक झटके में ऊपर घूमी। सोढ़ी छत की मुंडेर पर ऐसे खड़ा था जैसे कोई हॉलीवुड का एक्शन हीरो किसी बड़े मिशन पर निकलने वाला हो। भिड़े का तो दिमाग ही सुन्न पड़ गया। जेठालाल ने घबराकर पूछा कि वो वहां ऊपर क्या कर रहा है। लेकिन रुकिए, जैसे ही सोढ़ी नीचे आया, उसके हाथ में मौजूद चीज को देखकर रोशन भाभी के पैरों तले से पूरी की पूरी जमीन ही खिसक गई। वो हाथ में कोई फूल, मिठाई या प्रसाद नहीं था। वो थी टप्पू सेना की सबसे खतरनाक और लंबी हॉकी स्टिक। सोढ़ी की आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थीं। हथियार, अगर उस धोखेबाज बिरजू से हाथापाई हुई तो आप सबको इसकी सख्त जरूरत पड़ेगी। सोढ़ी दहाड़ रहा था। उसका वो फौलादी गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था कि आज बिरजू का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। बेचारे तारक मेहता ने माहौल को ठंडा करने की कोशिश की। उसने समझाया कि हम वहां कोई मारामारी करने नहीं, बल्कि शांति से अपने 1 लाख रुपए वापस लेने जा रहे हैं। लेकिन सोढ़ी का खून इस कदर खौल रहा था कि शांति शब्द उसकी डिक्शनरी से ही हमेशा के लिए गायब हो चुका था। और इस खौफनाक और मारधाड़ वाले माहौल को देखकर गोकुलधाम के इकलौते और परम शूरवीर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल की पैंट गीली होने लगी। पोपटलाल, जो तूफान एक्सप्रेस में बड़े बड़े आर्टिकल लिखता है, आज इस खौफनाक तूफान को देखकर पलटी मारने की फिराक में लग गया। पोपटलाल ने चुपके से अपना बैग उठाया और पीछे की तरफ खिसकने लगा। सॉरी, मुझे ना एक बहुत अर्जेंट रिपोर्टिंग के लिए अभी निकलना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। भाई साहब, पोपटलाल की शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसकी शादी का कार्ड छपने से ठीक पहले ही फाड़कर फेंक दिया हो। कल रात तक जो पोपटलाल सीना तानकर शेर बन रहा था, आज सोसाइटी की 4 सीढ़ियां उतरते ही उसे अचानक अपने एडिटर की याद आ गई। तारक मेहता ने उसे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पोपटलाल दुम दबाकर वहां से ऐसा खिसका जैसे गधे के सिर से सींग। अब पोपटलाल को मैदान छोड़कर भागता देख हमारे जेठालाल जी के दिमाग की बत्ती भी अचानक जल उठी। जेठालाल ने सोचा, जब पोपटलाल पतली गली से निकल सकता है तो मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं। जेठालाल ने तुरंत गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बहाना मारा, मेहता साहब, आप भिड़े को ले जाइए ना, मुझे जरा अपनी दुकान में बहुत अर्जेंट काम है। लेकिन भिड़े तो जैसे जेठालाल को फंसाने के लिए ही घात लगाए बैठा था। भिड़े ने जेठालाल को ऐसा भयंकर रोस्ट किया कि जेठालाल का मुंह माधवी भाभी के अचार से भी ज्यादा खट्टा हो गया। भिड़े ने ताना मारा कि कैसे मेहता साहब हमेशा अपनी नौकरी दाव पर लगाकर ऑफिस से छुट्टी मारकर जेठालाल को हर मुसीबत से बचाते हैं, और आज जब मेहता साहब को जेठालाल की जरूरत है तो जेठालाल बेशर्मों की तरह मुंह पर मना कर रहा है। तारक मेहता ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और कहा कि आइंदा वो जेठालाल की कभी कोई मदद नहीं करेगा। बस जेठालाल को मजबूरी में अपने हथियार डालने पड़े, और वो भी इस मौत के सफर में बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हो गया। रतन भाई ने बीच में आकर मुफ्त का ज्ञान पेला कि मीठी जुबान से काम लो, लेकिन क्या सोढ़ी जैसा उबलता हुआ ज्वालामुखी मीठी जुबान बोल सकता है?
दोस्तों, अभी तो आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक मामूली सी बहस है और बिरजू आसानी से डरकर पैसे दे देगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। आगे इस खौफनाक भूत की चाल में सोढ़ी और बिरजू के बीच रात के अंधेरे में जो रोंगटे खड़े कर देने वाला खूनी मंजर होने वाला है, वो देखकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इसलिए गलती से भी इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना, वरना सबसे बड़ा सस्पेंस हमेशा के लिए मिस कर दोगे। उधर जीप में बैठते ही माहौल में एक अलग ही तड़का लगा। बबीता जी और अय्यर की अचानक एंट्री हुई। बबीता जी ने अपनी मीठी आवाज में जैसे ही सोढ़ी को ऑल द बेस्ट बोला, जेठालाल के अंदर का रोमियो अचानक गहरी नींद से जाग गया। जेठालाल ने बिना एक पल गवाए बटरिंग शुरू कर दी। वाह वाह सोढ़ी, अब बबीता जी की शुभकामनाएं मिल गई हैं तो समझो तेरा काम हो ही गया। जेठालाल के मुंह से ये सुनते ही बगल में खड़े अय्यर की शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसके मुंह में जबरदस्ती कच्चा करेला ठूस दिया हो। बेचारा अय्यर ईर्ष्या की आग में जल भुनकर कोयला हो गया। तारक मेहता मन ही मन सोच रहा था कि ये लोग किसी से अपने पैसे मांगने जा रहे हैं या भारत पाकिस्तान का तीसरा विश्व युद्ध लड़ने। जीप के अंदर जेठालाल बार बार उस मनहूस हॉकी स्टिक को देखकर ऐसे कांप रहा था जैसे उसे भयंकर सर्दी लग गई हो। अब ये कांपती डरी हुई पूरी फौज पहुंची बिरजू के उस सब्जी वाले ठेले पर, लेकिन वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बिरजू वहां था ही नहीं। सोढ़ी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने वहां खड़े एक बेचारे मासूम सब्जी वाले का कॉलर ऐसे दबोचा जैसे वही बिरजू हो। उस सब्जी वाले की तो जान ही हलक में आ गई। उसने कांपते हाथ जोड़कर बताया कि वो बिरजू नहीं है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर जो खौफनाक सच सामने आया, उसने जेठालाल और तारक मेहता के पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी। एक आदमी ने बताया कि बिरजू आजकल उस पीछे वाली बस्ती में रहता है जिसका नाम है भूत की चाल, कमरा नंबर 15। भूत की चाल नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाए, लेकिन सोढ़ी तो आज साक्षात यमराज बनकर निकला था। ये लोग डरते डरते भूत की चाल में पहुंचे। एक बेचारा आदमी शांति से पानी पी रहा था। सोढ़ी ने उस पर ऐसी शेर वाली दहाड़ मारी कि उस आदमी का पानी गले में ही अटक गया और वो बुरी तरह खांसने लगा। भूल भुलैया जैसी अजीबो गरीब गलियों से होते हुए, कभी लेफ्ट तो कभी राइट मुड़ते हुए, आखिरकार वो लोग कमरा नंबर 15 के सामने खड़े थे। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर सोढ़ी का खून खौल उठा। बिरजू ऐसे घोड़े बेचकर आराम की नींद सो रहा था जैसे उसने दुनिया में किसी से 1 रुपया भी न लिया हो। सोढ़ी का दिमाग पूरी तरह से फट गया। उसने एक झटके में अंदर घुसकर बिरजू को ऐसे दबोचा जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार की गर्दन दबोचता है। बिरजू की तो नींद क्या, उसकी आत्मा भी शरीर से उड़ गई। वो बुरी तरह कांपने लगा, रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। रोशन बाभी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया। तारक मेहता ने किसी तरह अपनी इज्जत का वास्ता देकर बीच बचाव किया। तब जाकर बिरजू ने हाथ जोड़कर कसम खाई कि वो आज रात ठीक 10 बजे गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर अब्दुल की दुकान पर पूरे पैसे लेकर आएगा। सोढ़ी ने उसे ऐसी खौफनाक और जानलेवा धमकी दी कि बिरजू ने वहीं अपने घुटने टेक दिए। लेकिन क्या बिरजू सच बोल रहा था या ये उसकी कोई नई खौफनाक चाल थी? रात के 10 बजने वाले थे। अब्दुल की दुकान के बाहर मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। सोढ़ी का पारा ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। लेकिन 10 बज गए। वक्त बीतता गया, लेकिन बिरजू नहीं आया। सोढ़ी की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। ओए, ऐसे कैसे पैसे नहीं देगा? उसका पीहू भी लेगा। बिरजू ने उन्हें धोखा दे दिया था। और अब हम वापस उसी खौफनाक मंजर पर आ चुके हैं। बिरजू के धोखा देने के बाद गोकुलधाम की ये पुरुष मंडली उसी रात के घुप और डरावने अंधेरे में बिरजू के घर यानी भूत की चाल में दोबारा घुस चुकी है। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा है। पोपटलाल डर के मारे लेफ्ट जाने की भीख मांग रहा है क्योंकि वहां थोड़ी लाइट है, लेकिन सोढ़ी किसी की नहीं सुन रहा। ओए खोतिया, बिरजू का घर यहाँ राइट में है, आओ जी आओ।